व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम इंडियन एविडेंस एक्ट का चैप्टर 5 जो कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करता है उसके सेक्शन 61 से 78 तक के प्रोविजंस को कवर करेंगे। इससे पहले के जितने भी सेक्शंस है वो मैंने प्रीवियस की वीडियोस में कवर किए हैं, तो आप उन सेक्शन को उन वीडियोस के थ्रू पढ़ सकते हैं। नाउ लेट्स बिगिन विद सेक्शन 61। सेक्शन 61 कहता है प्रूफ ऑफ कॉन्टेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट। जब भी कॉन्टेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को प्रूव करने की बात आती है तो हमें कौन से एविडेंसेस देने होंगे। द कॉन्टेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट मे बी प्रूव्ड ईदर बाय प्राइमरी और बाय सेकेंडरी एविडेंस। तो हम कैसे कैसे प्रूव कर सकते हैं, कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट की बात आएगी, या तो हम प्राइमरी एविडेंस दे सकते हैं या फिर हम सेकेंडरी एविडेंस के थ्रू उनके कंटेंट्स को प्रूव कर सकते हैं। नाउ सेक्शन 62 प्राइमरी एविडेंस। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज प्राइमरी एविडेंस। तो अपन देखते हैं कि प्राइमरी एविडेंस क्या होता है। प्राइमरी एविडेंस मीन्स द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। जहाँ पे हम खुद वो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर देते हैं कोर्ट की इंस्पेक्शन के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी एविडेंस कहते हैं। मतलब कि जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर क्वेश्चन मार्क है हम वही डॉक्यूमेंट लाके कोर्ट को दे देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी एविडेंस। नाउ एक्सप्लेनेशन 1, वेयर अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स, ईच पार्ट इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब ऐसा होता है ना कि एक ही डॉक्यूमेंट के बहुत सारे पार्ट होते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हम उसको एक पार्ट को हम प्राइमरी मानेंगे और बाकी के पार्ट को सेकेंडरी मानेंगे। नहीं, हम उसके सारे पार्ट्स, जितने भी पार्ट्स हैं, हम उन सारे पार्ट्स को क्या मानेंगे, प्राइमरी पार्ट मानेंगे। ये इसका एक्सप्लेनेशन 1 कह रहा है। अगर हम इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल के थ्रू समझें, जैसे कि मिस्टर एक्स है, उनको अपना एक घर बेचना है या उनको एक कोई लैंड बेचनी है, ठीक है। पर इस एक्स के जो है 3 भाई और हैं, और वो जो लैंड है ना वो इन तीनों के नाम है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, एक्स के पास है ना, अब 2 ऑप्शन है। ये जो मिस्टर एक्स है इसके पास 2 ऑप्शन है। पहला तो क्या, ये एक जो है सेल डीड बनवाए और 1 बाय 1 करके अपने सारे भाई तक साइन के लिए भेजे, या फिर ये क्या कर सकते हैं, इस सेल डीड को जो है 3 पार्ट में बना सकते हैं, ठीक है, ताकि वो एक एक पार्ट जो है तीनों भाइयों को दे दे। हो सकता है ना उनके भाई कहीं दूर रहते हो, कोई आउट ऑफ इंडिया रहता हो, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगे करे, तो मिस्टर एक्स क्या कर सकते हैं, इस डॉक्यूमेंट को, ये जो सेल डीड है, इसको 3 पार्ट्स में बनवा सकते हैं और तीनों को भेज सकते हैं, ताकि टाइम भी कम लगेगा और तीनों के साइन होके आ जाएंगे। जब ये 3 पार्ट में इस डॉक्यूमेंट को बनवाते हैं और जब तीनों पार्ट पे जो पार्टी साइन कर देती है, तो इन तीनों पार्ट को मिला के क्या बन रहा है, एक डॉक्यूमेंट बन रहा है। तो ये पार्ट में पर ये एक डॉक्यूमेंट फॉर्म कर रहा है, तो ये जितने भी इसके पार्ट्स है वो सब अपने आप में क्या है, प्राइमरी एविडेंस है। नाउ इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। वेयर ए डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट, ईच काउंटर पार्ट बीन एग्जीक्यूटेड बाय वन और सम ऑफ द पार्टीज ओनली, ईच काउंटर पार्ट इज प्राइमरी एविडेंस एज अगेंस्ट द पार्टीज एग्जीक्यूटिंग इट। तो ये क्या कह रहा है कि अगर एक डॉक्यूमेंट है जो कि एग्जीक्यूट हो रहा है काउंटर पार्ट के अंदर, और जो काउंटर पार्ट है या तो उसको एग्जीक्यूट कर रहा है सिर्फ एक ही जना उस पार्टी में से, या फिर उस पार्टी के कुछ ही लोग उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, सम ऑफ द पार्टीज ओनली, ठीक है। तो जो भी पार्टीज उसको एग्जीक्यूट कर रही है वो डॉक्यूमेंट उस पार्टी के लिए क्या माना जाएगा, प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा, और जो नहीं कर रही है एग्जीक्यूट उसके लिए ये प्राइमरी एविडेंस नहीं माना जाएगा। Explanation 2, where a number of documents are all made by one uniform process, as in the case of printing, lithography or photography, each is primary evidence of the content of rest, but where they are all copies of a common original, they are not primary evidence of the contents of the original. इसको अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इलस्ट्रेशन देखो इसका। A person is shown to have been in possession of a number of placards, all printed at one time from one original. Any one of the placards is primary evidence of the contents of any other, but no one of them is primary evidence of the contents of the original. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है ये कि ये जो placards थे ये सब एक ही टाइम पे प्रिंट हुए हैं, और किससे प्रिंट हुए हैं, ओरिजिनल से प्रिंट हुए हैं ये इतने सारे प्लकार्ड्स, ठीक है। तो ये जितने भी प्लकार्ड्स को हमने यूनिफॉर्मली प्रिंट किया है ना एक ही टाइम पे, तो ये प्लकार्ड सब एक दूसरे के क्या है, प्राइमरी एविडेंस है। लेकिन जब कंपेयर करने की बात आई इसको ओरिजिनल से, तो ओरिजिनल के केस में ये क्या बन जाएगा, ये सेकेंडरी एविडेंस बन जाएगा। ओरिजिनल के केस में ये प्राइमरी नहीं रहेगा। लेकिन जब हमको एक प्लकार्ड को दूसरे प्लकार्ड से कंपेयर करना हो तो दोनों एक दूसरे का क्या है, प्राइमरी एविडेंस है। तो इसका एक्सप्लेनेशन 2 ये बात। नाउ सेक्शन 63 विच टॉक्स अबाउट सेकेंडरी एविडेंस। तो सेकेंडरी एविडेंस का सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 63। Secondary evidence means and includes: first,
सर्टिफाइड कॉपीज गिवन अंडर द प्रोविजंस हियर इन आफ्टर कंटेन, तो क्या इंक्लूड करता है? पहली चीज सर्टिफाइड कॉपीज। अपन अभी प्रोविजंस आगे पढ़ेंगे कि किन किन प्रोविजंस के अंदर जो है सर्टिफाइड कॉपीज दी जा सकती है। अभी सिर्फ इतना याद कर लो, किसी भी डॉक्यूमेंट की अगर सर्टिफाइड कॉपी है तो उसको हम क्या मानते हैं? सेकेंडरी एविडेंस मानते हैं। सेकेंड, copies made from the original by mechanical processes which in themselves ensure the accuracy of the copy and copies compared with such copies। ठीक है, अगर कोई भी ऐसी कॉपी जो है ओरिजिनल से बन रही है और किसी मैकेनिकल प्रोसेस से बन रही है, जो अपने प्लाकार्ड वाला एग्जांपल पढ़ा था ना अभी पहले 62 के अंदर, ये वही है। ठीक है, तो उस ओरिजिनल के अगेंस्ट वो जो कॉपी है वो क्या मानी जाएगी? सेकेंडरी एविडेंस मानी जाएगी। थर्ड, कॉपीज मेड फ्रॉम और कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल। ऐसी कॉपीज जिसको हम क्या कर रहे हैं? ओरिजिनल से बना रहे हैं या फिर उससे कंपेयर कर रहे हैं, तो उन कॉपीज को हम क्या मानेंगे? उन कॉपीज को हम सेकेंडरी एविडेंस मानेंगे। फोर्थ, काउंटर पार्ट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट एज अगेंस्ट द पार्टीज हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम। अब जब अपन ने सेक्शन 62 पढ़ा था तब वहां अपन ने पढ़ा था कि काउंटर पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एज अगेंस्ट द पार्टी हु एग्जीक्यूटेड देम। जब पार्टी जो है एग्जीक्यूट कर लेती है तब तो हम बोलते हैं प्राइमरी एविडेंस, और जब पार्टी जो है एग्जीक्यूट नहीं करती तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एविडेंस। अब इसको अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो क्लियर हो जाएगा। मान लो मिस्टर एक्स हैं, उनको जो है कुछ अमाउंट जो है बैंक में डिपॉजिट कराना है। इसके लिए वो बैंक जाते हैं और स्लिप भरते हैं और अमाउंट वगैरह लिखते हैं और उस पर साइन कर देते हैं। अब द मोमेंट मिस्टर एक्स ने उस स्लिप पे साइन किया तो वो क्या हो गया? वो प्राइमरी एविडेंस हो गया। किसके लिए प्राइमरी एविडेंस हो गया? मिस्टर एक्स के लिए प्राइमरी एविडेंस हो गई वो स्लिप, जब उन्होंने उस पर साइन किया। ठीक है, अब उन्होंने वो स्लिप दे दी और अमाउंट दे दिया डिपॉजिट कराने के लिए। इन रिटर्न बैंक क्या करेगा? बैंक भी उनको डिपॉजिट स्लिप देता है वापस से। जब बैंक उनको वापस से काउंटर पार्ट में जो रिसिप्ट दे रहा है उस पर क्या होंगे? उस पर बैंक के साइन होंगे और भी जितनी फॉर्मेलिटीज़ है वो सारी होगी। तो वो जो रिसिप्ट जब बैंक दे रहा है वो बैंक के लिए क्या है? प्राइमरी एविडेंस है, क्योंकि यहाँ पे भी जो है बैंक उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, बैंक ने उस पर साइन किया है, तो यहाँ पे वो रिसिप्ट बैंक के लिए प्राइमरी एविडेंस है। पर वो रिसिप्ट मिस्टर एक्स के लिए क्या है? मिस्टर एक्स के लिए वो रिसिप्ट सेकेंडरी एविडेंस है। अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं फिर से बोलती हूँ, जैसे कि मिस्टर एक्स है, उनको कुछ अमाउंट डिपॉजिट कराना था बैंक में और वो बैंक जाते हैं और एक स्लिप भरते हैं, अमाउंट लिखते हैं और उस स्लिप पे साइन करते हैं। जब वो स्लिप पे साइन कर रहे हैं तो वो प्राइमरी एविडेंस हुआ मिस्टर एक्स के लिए, क्योंकि मिस्टर एक्स ने जो है उसको एग्जीक्यूट किया है ना। अब उन्होंने क्या किया है? पैसे दे दिए बैंक में। अब बैंक ने जो क्या किया है, इन रिटर्न जो कैशियर था उसने क्या किया है? वापस से एक स्लिप दी कि हाँ मैंने इतने अमाउंट जो है हमारे बैंक में डिपॉजिट हुए और नीचे जो है वहाँ पे साइन थे। ठीक है, अब जो वो जिस पे बैंक ने साइन किए सेम केस हो गया, बैंक ने अपनी स्लिप पे साइन किया तो वो बैंक के लिए वो स्लिप क्या हो गई? प्राइमरी एविडेंस हो गई। लेकिन जब बैंक ने जो है वो जो रिसिप्ट जो थी जिसमें अमाउंट का वैल्यू लिखा है और अमाउंट डिपॉजिट वाली चीज़ लिखी है, जब बैंक ने वो चीज़ मिस्टर एक्स को पकड़ाई कि हाँ आपके इतने अमाउंट, आपका इतना अमाउंट जो है यहाँ जमा हो चुका है, तो वो बैंक रिसिप्ट मिस्टर एक्स के लिए क्या हो गई? सेकेंडरी एविडेंस हो गई, क्योंकि मिस्टर एक्स पे इसका मिस्टर एक्स ने कोई साइन वाइन नहीं किया और ना ही मिस्टर एक्स ने इसको एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट किसने किया था? यहाँ बैंक ने। तो वही चीज़ है, एक चीज़ जिस पे पार्टी साइन कर रही है वो उसके लिए प्राइमरी एविडेंस है, पर सामने वाले के लिए वो सेकेंडरी एविडेंस है, और सामने वाला जिस पे साइन कर रहा है उसके लिए वो प्राइमरी एविडेंस है और दूसरे वाले के लिए वो क्या मानी जाएगी? सेकेंडरी एविडेंस मानी जाएगी। नाउ फिफ्थ वन, oral accounts of the content of a document given by some person who has himself seen it। ठीक है, अगर किसी पर्सन ने कोई डॉक्यूमेंट देखा है तो उसका ओरल अकाउंट दे सकता है, ओरली बता सकता है कि उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या कंटेंट है, तो उसको भी हम क्या मानेंगे? सेकेंडरी एविडेंस मानेंगे। इलस्ट्रेशंस देखते हैं इसके। इलस्ट्रेशन ए, a photograph of an original is secondary evidence of its contents, though the two have not been compared if it is proved at the time photograph was the original। इसका सिंपल सा मतलब यही है कि अगर कोई फोटोग्राफ जो है ओरिजिनल से बन रहा है ना, तो उस फोटोग्राफ को क्या मानेंगे? उस ओरिजिनल का सेकेंडरी एविडेंस मानेंगे। दैट्स इट, इतना ही है ये। बी कहता है, अ कॉपी कंपेयर्ड विद अ कॉपी ऑफ ए लेटर मेड बाय कॉपिंग मशीन इज सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द लेटर इफ इट इज शोन दैट द कॉपी मेड बाय कॉपिंग मशीन वाज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल। वही है कि अगर किसी लेटर की जो है कॉपी कंपेयर की जा रही है तो उसको सेम वही चीज़ है, उसको हम क्या मानेंगे? सेकेंडरी एविडेंस मानेंगे।
A copy transcribed from a copy but afterwards compared with the original is secondary evidence. कॉपी की कॉपी बनाई गई, लेकिन जब वो कॉपी की कॉपी बनाई गई और उस कॉपी को हमने ओरिजिनल से कंपेयर किया तो वो कॉपी क्या होगी, अपने आप में एक सेकेंडरी एविडेंस है. D. Neither an oral account of a copy compared with the original nor an oral account of a photograph or machine copy of the original is secondary evidence of the original. ये क्या कहना चाह रहा है कि कोई भी ओरल अकाउंट किसका है, कॉपी कंपेयर्ड विद ओरिजिनल, नॉर एन अकाउंट ऑफ फोटोग्राफ और मशीन ओरिजिनल. पहली वाली बात क्या कह रहा है कि किसी भी ऐसी कॉपी का ओरल अकाउंट नहीं दिया जाएगा जिसको कि हमने ओरिजिनल से कंपेयर किए, या फिर कोई ऐसी फोटोग्राफ है या कोई मशीन कॉपी है जिसको हमने ओरिजिनल से कंपेयर किए, उनके ओरल अकाउंट्स नहीं दिए जाएंगे और उनको जो है क्या नहीं माना जाएगा, सेकेंडरी एविडेंस नहीं माना जाएगा. नाउ सेक्शन 64 प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय प्राइमरी एविडेंस. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है. तो सेक्शन 64 क्या कह रहा है कि डॉक्यूमेंट को कैसे प्रूव करना होगा, हमेशा प्राइमरी एविडेंस है. सेक्शन 64 ये कहता है डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस एक्सेप्ट इन द केसेस हियर एंड आफ्टर मेंशन. पर अगेन इसमें एक प्रोविजन दे रखा है, ऐसे तो डॉक्यूमेंट को प्राइमरी एविडेंस से ही प्रूव करेंगे, लेकिन कुछ केसेस है जहाँ पे हम सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं. सेक्शन 64 को बोला जाता है रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस. तो ये क्वेश्चन आता है कि रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस का सेक्शन कौन सा है, तो सेक्शन 64 है. और रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस से मतलब क्या है कि हमेशा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो तो हमेशा हमें क्या देना है, प्राइमरी एविडेंस. तो रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस क्या बात करता है कि डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूव बाय प्राइमरी एविडेंस. तो आप इसको याद रख लेना कि रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस का सेक्शन है सेक्शन 64. नाउ सेक्शन 65, इसमें देखते हैं कि कौन कौन से केसेस है जब हम सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं डॉक्यूमेंट के केस में. सेक्शन 65 सेज केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट मे बी गिवन. Secondary evidence may be given of the existence, condition or contents of a document in following cases. अब पढ़ते हैं किस किस केसेस में. A. When the original is shown or appear to be in the possession or power of the person against whom the document is sought to be proved. पहली चीज़ क्या है कि ओरिजिनल जो है वो क्या है, अगर कोई ये शो कर देता है कि ओरिजिनल जो है वो पोजेशन और पावर में है, किसके, उस पर्सन के पोजेशन और पावर में जिसके अगेंस्ट ही उस डॉक्यूमेंट को जो है क्या करना था, प्रूव करना था. Now the next, or of any person out of reach of or not subject to the process of the court or of any person legally bound to produce it. तो वो डॉक्यूमेंट किसकी पावर और पोजेशन में है, जो कि कोर्ट की रीच से बाहर है, जो कि नॉट सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ कोर्ट है, या फिर वो पर्सन जो कि लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस इट था फिर भी वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, उस केस में दे सकते हैं. नेक्स्ट, एंड व्हेन आफ्टर द नोटिस मेंशन इन सेक्शन 66 सच पर्सन डज नॉट प्रोड्यूस इट. सेक्शन 66 जो अभी आगे हम पढ़ेंगे उसमें नोटिस दिया जाता है कि जिस भी पर्सन के पास वो डॉक्यूमेंट है वो आके उसको प्रोड्यूस करे. वो नोटिस देने के बाद भी वो पर्सन उसको प्रोड्यूस नहीं कर रहा तो हम उसका सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं. द नेक्स्ट वन, अभी तक तो अपन ने ए पढ़ा था, उसके ये सब पॉइंट्स पढ़े थे. नाउ बी, when the existence or condition or contents of the original have been proved to be admitted in writing by the person against whom it is proved or by his representative in interest. ठीक है, जहाँ पे डॉक्यूमेंट की एग्जिस्टेंस, कंडीशन और कंटेंट जो है वो क्या है, उस पर्सन के अगेंस्ट प्रूव करने हैं ना, लेकिन वो पर्सन जो है उसने खुद ही राइटिंग में क्या कर लिया है, उसको एडमिट कर लिया है, तो उस केस में जो है वो क्या दे सकते हैं, हम उसका सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं. उसने जो भी एडमिट किया है ना उसका हम सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं. C. When the original has been destroyed or lost, or when the party offering evidence of its contents cannot, for any other reason not arising from his own default or neglect, produce it in reasonable time. जहाँ पे जो ओरिजिनल है या तो वो डिस्ट्रॉय हो चुका है या फिर वो गुम चुका है, या फिर पार्टी जिसको वो प्रोड्यूस करना है ना वो किसी ऐसे डिफ़ॉल्ट के कारण जो कि उसने खुद नहीं किया है, कुछ ऐसी नेचुरल सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं, कुछ ऐसी नेचुरल कैलमिटीज से भी कुछ चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसके कारण वो उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं. डी, व्हेन द ओरिजिनल इज ऑफ सच अ नेचर एज नॉट बी इजीली मूवेबल. जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो एक ऐसे नेचर का है जिसको कि हम इजीली इधर से उधर लेके नहीं जा सकते, तो उस केस में हम उसका सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं. व्हेन द ओरिजिनल इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 74.
जहाँ पे ओरिजिनल जो क्या है पब्लिक डॉक्यूमेंट, और पब्लिक डॉक्यूमेंट के केसेस में हम उसकी सर्टिफाइड कॉपीज वगैरह दे सकते हैं। तो अगर वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो हम उसका सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। F. When the original is a document of which a certified copy is permitted by this act or by any other law in force in India to be given in evidence. वो डॉक्यूमेंट ऐसा है कि उसकी सर्टिफाइड कॉपी जो है वो परमिट है, तो उस केस में हम सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। G. When the original consists of numerous accounts or other documents which cannot conveniently be examined in court and the fact to be proved is general result of the whole of collection। ठीक है, मतलब जो ओरिजिनल है ना वो बहुत सारे नंबर्स में है, मतलब कि कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को मिला के वो डॉक्यूमेंट बन रहा है। ठीक है, और जिसको हम क्या नहीं कर सकते, कोर्ट के अंदर एग्जामिन नहीं कर सकते। और ऐसा होता है बहुत बार कि कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं ना जिसके लिए कोर्ट जो है पर्सनली किसी को अपॉइंट करता है, और वो जो पर्सन होता है ना वो पर्सनली उस जगह पे जाके उन डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करके उसका जो भी आउटकम होता है, जो भी रिजल्ट होता है ना, वो आके कोर्ट को देता है। तो उस केसेस में जो है कोर्ट क्या करता है, उसका जो रिजल्ट होता है ना होल कलेक्शन का, उस रिजल्ट को क्या मान लेता है, सेकेंडरी एविडेंस मान लिया जाता है, जब वो डॉक्यूमेंट जो है कोर्ट में नहीं लेके आ सकते। इन केसेस ए, सी एंड डी एनी सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट इज एडमिसिबल। ए, सी और डी के केसेस में जो है किसी भी कंटेंट दे रहे हैं हम किसी भी डॉक्यूमेंट का, तो उसको हम क्या मानेंगे, एडमिसिबल मानेंगे। इन केस बी द रिटन एडमिशन इज एडमिसिबल, जहाँ पे पार्टी जो है वो रिटन में एडमिट कर लेती है, तो जो वो रिटन में एडमिट कर रही है उसको एडमिसिबल मानते हैं। इन केस ई और एफ अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट बट नो अदर काइंड ऑफ सेकेंडरी एविडेंस इज एडमिसिबल, सिर्फ सर्टिफाइड कॉपी ही एडमिसिबल मानी जाएगी ई और एफ के केस में। In case G, evidence may be given as to the general result of the document by any person who has examined them and who is skilled in the examination of such document। ये मैंने बोला था कि अगर न्यूमरस अकाउंट में, तो कोर्ट क्या करती है, किसी पर्सन को अपॉइंट कर लेती है और वो उस प्लेस पे जाके उस डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करके जो उसका रिजल्ट होता है वो लाके कोर्ट में दे देता है। तो जो वो लाके दे रहा है ना रिजल्ट, उसी रिजल्ट को हम क्या मान लेंगे, सेकेंडरी एविडेंस मान लेंगे। नाउ सेक्शन 66 रूल्स एज टू नोटिस टू प्रोड्यूस। ठीक है, क्या क्या रूल्स हैं, कैसे कैसे जो है नोटिस दिया जाएगा कि आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कीजिए, वो पढ़ते हैं। सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट रेफर टू इन सेक्शन 65 क्लॉज ए शैल नॉट बी गिवन अनलेस द पार्टी प्रपोजिंग टू गिवन सच सेकेंडरी एविडेंस हैज प्रीवियसली गिवन टू द पार्टी इन हुज पोजेशन और पावर द डॉक्यूमेंट इज और हिज अटॉर्नी और प्लीडर सच नोटिस टू प्रोड्यूस इट एज इज प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। And if no notice is prescribed by law, then such notice as the court consider reasonable under the circumstances of the case। तो ये क्या बात कर रहा है, ये सबसे पहले तो ये बात कर रहा है कि 65 के क्लॉज ए की, जहाँ पे हमने बात करी कि तो डॉक्यूमेंट जो है क्या है, पावर और पोजेशन में है, और उस पर्सन की पावर और पोजेशन में है जिसको कि वो डॉक्यूमेंट जो है जिसके अगेंस्ट हमें प्रूव करना है। तो उस केस में क्या है, जो पार्टी जो है ना जिसके अगेंस्ट वो पार्टी वो डॉक्यूमेंट प्रूव करने जा रही है, वो पार्टी क्या करेगी, सबसे पहले उस पर्सन को एक नोटिस देगी। ठीक है, जिसकी पावर और पोजेशन में वो डॉक्यूमेंट है, सबसे पहले उसको नोटिस देगी कि भैया आपको हम नोटिस देते हैं, आप आके डॉक्यूमेंट दीजिए। वो नहीं देगी ना, मतलब एक चीज़ और, वो उस पार्टी को दे सकती है, उसके अटॉर्नी को दे सकती है, उसके प्लीडर को भी दे सकती है। ठीक है, नोटिस देने के बाद ही अगर कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है और वो लोग मना कर देते हैं या कुछ भी रीज़न हो, उस केस में जो है पार्टी क्या दे सकती है, सेकेंडरी एविडेंस दे सकती है। सेकंड क्या कह रहा है, इफ नो नोटिस इज प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ, अगर कोई नोटिस देना जरूरी नहीं है, ऐसा भी बहुत सारी चीजें होती है जिसमें नोटिस नहीं दिया जाता है, तो कोर्ट जो है वो क्या करेगी, अब देखते हैं कौन कौन से सर्कमस्टांसेस है उसके अंदर जो है कोर्ट कंसीडर करती है सेकेंडरी एविडेंस को, वो अभी वन बाय वन देखते हैं। Provided that such notice shall not be required in order to render secondary evidence admissible in any of following cases। अब कब कब जो है नोटिस की जरूरत नहीं पड़ती, उन केसेस को पढ़ते हैं। When the document to be proved is itself notice, जिस डॉक्यूमेंट को प्रूव करना है ना वो अपने आप में ही क्या है, एक नोटिस है, तो उस केस में पार्टी को नोटिस देने की जरूरत नहीं है, उस पार्टी को जिसकी पावर और पोजेशन में वो डॉक्यूमेंट है। Second, when from the nature of the case, the adverse party must know that he will be required to produce it। जो केस का नेचर है उससे एडवर्स पार्टी को ये पता है या उसको ये पता लग जाना चाहिए कि उसको इस डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करना ही है, उस केस में भी नोटिस देने की जरूरत नहीं है। थर्ड, when it appears or is proved that the adverse party has obtained possession of original by fraud or force।
जब कोर्ट को ये लग जाए कि जो एडवर्स पार्टी है जिसके अगेंस्ट इस डॉक्यूमेंट को प्रूव करना है उसने इस डॉक्यूमेंट को कैसे लिया है, फ्रॉड और फोर्स के थ्रू, तो उस केस में भी हमें नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ, व्हेन द एडवर्स पार्टी और इज एजेंट हैज़ द ओरिजिनल इन कोर्ट, जहाँ पे एडवर्स पार्टी और उसका एजेंट जो है वो क्या है, ओरिजिनल जो है ये बता देते हैं कि ओरिजिनल जो है कोर्ट के अंदर है, हमारे पास नहीं है, उस केस में भी नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। Now the fifth point, when the adverse party or his agent has admitted the loss of the document, जब एडवर्स पार्टी या उसके एजेंट ने जो है ये एडमिट कर लिया कि डॉक्यूमेंट जो है वो खो चुका है, तो उस केस में सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। व्हेन द पर्सन इन पोजेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट इज आउट ऑफ रीच ऑफ नॉट सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ कोर्ट, जब जो डॉक्यूमेंट जो है वो किसी ऐसे पर्सन की पोजेशन में जो कि कोर्ट की पहुंच के बाहर है और नॉट सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ कोर्ट है, उस केस में भी सेकेंडरी एविडेंस को दिया जा सकता है। Now section 67, proof of signature and handwriting of person alleged to have signed or written document produce, जो पर्सन ये एलिज करता है कि डॉक्यूमेंट जो है मैंने साइन किया या मैंने लिखा है, तो उसका प्रूफ कैसे दिया जाएगा। इफ़ अ डॉक्यूमेंट इज एलिज टू बी साइंड और टू हैव बीन रिटन होली और इन पार्ट बाय एनी पर्सन, द सिग्नेचर और द हैंड राइटिंग ऑफ सो मच of the document as is alleged to be in that person's handwriting must be proved to be in his handwriting। जो पर्सन ऐसा क्लेम कर रहा है ना कि ये डॉक्यूमेंट मैंने लिखा है, चाहे वो पूरा उसने लिखा हो चाहे पार्ट में उसने लिखा हो, उस पर्सन को ये प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ ये मेरी हैंडराइटिंग में और ये मैंने ही लिखा है, हाँ ये मेरा सिग्नेचर है और मैं ऐसे ही अपने सिग्नेचर करता हूँ, उसको ये प्रूव करना पड़ेगा। सेक्शन 67A, प्रूफ एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। अब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के केस में कैसे प्रूफ दिया जा सकता है वो देखते हैं। एक्सेप्ट इन द केस ऑफ ए सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के अलावा, इफ द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऑफ एनी सब्सक्राइबर इज एलिज्ड टू हैव बीन अफिक्स्ड टू एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, द फैक्ट दैट सच इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऑफ सब्सक्राइबर मस्ट बी प्रूफ। ठीक है, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को छोड़ के अगर कोई सब्सक्राइबर जो है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में उसका सिग्नेचर जो है अफिक्स होता है, तो उस सब्सक्राइबर को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ ये मेरा ही सिग्नेचर है। सेक्शन 67A ये बात करता है। नाउ सेक्शन 68, प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। ये प्रूफ देना पड़ेगा कि हाँ ये डॉक्यूमेंट जो है एग्जीक्यूट हुआ है। अब इसको देखते हैं कैसे प्रूफ दे सकते हैं। इफ़ अ डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, इट शैल नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस अंटिल वन अटेस्टिंग विटनेस एट लीस्ट हैज़ बीन कॉल्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रूविंग इट्स एग्जीक्यूशन, इफ देयर बी एन अटेस्टिंग विटनेस अलाइव एंड सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट एंड केपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस। ठीक है, जहाँ पे एग्जीक्यूशन डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन की बात आती है, उसको प्रूफ करने की बात आती है, तो उसको कैसे प्रूफ करेंगे कि हाँ ये डॉक्यूमेंट अटेस्टेड है या नहीं है। तो एटलीस्ट वन अटेस्टिंग विटनेस होना ही चाहिए, एक अटेस्टिंग विटनेस तो होना ही चाहिए उसको प्रूफ करने के लिए। ठीक है, अगर वो अटेस्टिंग विटनेस जो क्या है अलाइव है, सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ कोर्ट है और एविडेंस देने के लिए केपेबल है, तो ही हम उसके एग्जीक्यूशन को प्रूव कर सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट, इसका प्रोविजो देखते हैं 68 का, that it shall not be necessary to call an attesting witness in proof of the execution of any document not being a will which has been registered in accordance with the provision of Indian Registration Act 1908 unless its execution by the person by whom it purports to have been executed is specifically denied। तो इसका प्रोविजो क्या कह रहा है कि अटेस्टिंग विटनेस जो है ना उसको लाने की भी ज़रूरत नहीं है और उसको ये प्रूफ करने की भी ज़रूरत नहीं है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये एग्जीक्यूटेड है या नहीं है। किस केस में प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, जबकि वो डॉक्यूमेंट जो है वो क्या है, रजिस्टर्ड है अंडर द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। ठीक है, अगर वो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है तो कोई भी अटेस्टिंग विटनेस को उस डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर एक एक्सेप्शन दिया है, लेकिन अगर वो पर्सन जो है स्पेसिफिकली डिनाई कर देता है, सामने वाली पार्टी जो है डिनाई कर देती है, जिसने उसको एग्जीक्यूट किया वो डिनाई कर रही है, तो उस केस में फिर विटनेस को लाके हमें उसको प्रूव करना पड़ेगा। अदरवाइज जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स है उन्हें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। इसका एक्सेप्शन है विल। जो विल होती है ना उसको हमेशा विटनेसेस के थ्रू प्रूव करना है, ये कंपलसरी है। ठीक है, विल के अलावा डॉक्यूमेंट्स को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है अगर वो रजिस्टर्ड है, पर विल जो है उसको हमेशा अटेस्टिंग विटनेस से प्रूव कराना ही पड़ेगा। तो ये इसका एक्सेप्शन याद रखना, ये एक्सेप्शन आता है
कि क्या विल के केस में अगर विल रजिस्टर्ड है तो ज़रूरत है या नहीं है, नहीं, अगर विल रजिस्टर्ड भी है तो भी 2 अटेस्टिंग विटनेसेस को प्रूव कराना पड़ता है। सेक्शन 69 प्रूफ वेयर नो अटेस्टिंग विटनेस फाउंड। इफ नो सच अटेस्टिंग विटनेस कैन बी फाउंड और इफ द डॉक्यूमेंट पर्पज टू हैव बीन एग्जीक्यूटेड इन द यूके, it must be proved at attestation of one attesting witness at least in his writing and that the signature of person executing the document is in the handwriting of that person। ठीक है, अगर कोई भी अटेस्टिंग विटनेस नहीं मिल रहा और वो डॉक्यूमेंट कहाँ एग्जीक्यूट हुआ है, यूके में, तो क्या प्रूफ करना पड़ेगा? इतना प्रूफ कर दो कि चलो वो डॉक्यूमेंट जो है वो क्या है, अटेस्टिंग विटनेस की हैंडराइटिंग में है और उसके सिग्नेचर है उसके ऊपर, ये प्रूफ कर दो बस। 70 admission of execution by party to attested document। The admission of a party to an attested document of its execution by himself shall be sufficient proof of its execution as against him, though it be a document required by law to be attested। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि इसको प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ ये अटेस्टेड डॉक्यूमेंट है या नहीं है, लेकिन उस केस में वो पार्टी खुद आके एडमिट कर देती है जिसने उसको एग्जीक्यूट किया है, तो वो अपने आप में क्या माना जाएगा, एक सफिशिएंट प्रूफ माना जाएगा। Section 71 proof when attesting witness denies the execution। If the attesting witness denies or does not recollect the execution of the document, its execution may be proved by other evidence। ठीक है, अगर जो attesting witness है ना, या तो वो भूल जाता है या फिर वो याद नहीं कर पा रहा होता है कि execution of document कैसे क्या हुआ, तो वो other evidences से उसको prove कर सकता है। 72 प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कि अटेस्टेड करना ज़रूरी नहीं था, उनको कैसे प्रूफ करेंगे? एन अटेस्टेड डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड मे बी प्रूव्ड एज इफ इट वाज अनअटेस्टेड। तो वो अगर अटेस्टेड भी हो चुके हैं तो उनको ऐसे ही प्रूव किया जाएगा मानो कि वो अनअटेस्टेड है। Now section 73 comparison of signature, writing और seal with others admitted और proved। तो section 73 बात कर रहा है comparison की, signature, handwriting और seal किससे compare करेगा, जो कि already admit और prove हो चुके हैं। इसी के साथ एक चीज़ और ध्यान रखना कि handwriting और signature की बात कहाँ कहाँ हुई है। एक तो section 47 में हुई जहाँ पे expert opinion की बात हुई थी, एक 67 के अंदर हुई थी proof की, और एक जो है 73 पढ़ रहे हैं हम। तो इन तीनों sections को याद रखना, एक दूसरे से जोड़ के पढ़ेंगे तो तीनों सेक्शंस इजीली याद हो जाएंगे। In order to ascertain whether a signature, writing or seal is that of person whom it purports to have been written or made, any signature, writing or seal admitted or proved to the satisfaction of the court to have been written or made by that person may be compared with the one which is to be proved, although that signature, writing or seal has not been produced or proved for any other purpose। तो ये सेक्शन इतनी सी बात कह रहा है कि जहाँ पे कोई पर्सन आके ये कहता है कि हाँ ये सिग्नेचर, हैंड राइटिंग जो भी है ये मेरे हैं, तो कोर्ट क्या करेगा, उसको कंपेयर करेगा, उन सिग्नेचर और हैंड राइटिंग से कंपेयर करेगा जो कि ऑलरेडी एडमिट हो चुके हैं और प्रूव्ड हो चुके हैं कोर्ट के अंदर। और कोर्ट जो है अब क्या कर रहा है, एक ऐसे मैटर में कंपेयर कर रहा है जिस मैटर का अभी प्रूव होना बाकी है, तो कोर्ट कंपैरिजन कर सकता है उस सिग्नेचर, हैंड राइटिंग से जो कि ऑलरेडी प्रूव्ड है। नेक्स्ट, इसी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। कोर्ट में डायरेक्ट एनी पर्सन टू प्रेजेंट इन कोर्ट टू राइट एनी वर्ड्स ऑफ फिगर्स फॉर द पर्पज ऑफ इनेबलिंग द कोर्ट टू कंपेयर वर्ड ऑफ फिगर्स सो रिटन विथ एनी वर्ड ऑफ फिगर एलिज टू हैव बीन रिटन बाय सच पर्सन। और क्या कर सकता है कोर्ट और किसी पर्सन को डायरेक्ट भी कर सकता है, जो कि अफर्म करता है उस पर्सन को डायरेक्ट करेगा और बोलेगा कि आप ये चीज़ लिखिए और ऐसा साइन कीजिए, ताकि कोर्ट जो है उसको कंपेयर करे और सेटिस्फाई हो सके कि हाँ ये राइटिंग जो है, ये सिग्नेचर जो है इसी पर्सन के हैं। दिस सेक्शन अप्लाइज ऑल्सो विथ एनी नेसेसरी मॉडिफिकेशंस टू फिंगर इम्प्रेशंस। तो ये सेक्शन जो है वो क्या है, फिंगर इम्प्रेशंस में भी कुछ हद तक ये सेक्शन जो है लागू होता है। नाउ सेक्शन 73A प्रूफ एज टू वेरिफिकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। अब डिजिटल सिग्नेचर की बात आती है। इन ऑर्डर टू असर्टेन वेदर डिजिटल सिग्नेचर इज दैट ऑफ द पर्सन बाय whom it purports to have been affixed, कोर्ट में डायरेक्ट, कोर्ट क्या क्या डायरेक्ट करेगा, दैट person or the controller or the certifying authority to produce the digital signature certificate। कोर्ट क्या करेगा, बोलेगा या तो पर्सन को या कंट्रोलर को जो कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी के हैं उनको बोलेगा कि आप प्रोड्यूस करिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। साथ ही कोर्ट बोलेगा एनी अदर पर्सन टू अप्लाई द पब्लिक की लिस्टेड इन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट एंड वेरीफाई द डिजिटल सिग्नेचर पर्पोर्टेड टू हैव बीन अफिक्स्ड बाय दैट पर्सन। जो सर्टिफिकेट इशू करते हैं ना, उसी में एक पब्लिक की भी होती है, उससे क्या करेगा, बोलेगा कि आप वो अप्लाई कीजिए और ये बताइए कि ये डिजिटल सिग्नेचर जो है
सही है या नहीं है। एक्सप्लेनेशन, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन कंट्रोलर मींस द कंट्रोलर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन सब क्लॉज 1 ऑफ 17 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2021 ऑफ 2000। ये जो सब क्लॉज वाले सेक्शन होते हैं ना, ये अभी जैसे अपन ने पढ़ा 73A हो गया, वहाँ पे 47A था, 65A और 65B वो बहुत ज़्यादा लेंदी और इम्पॉर्टेंट है, उनको एक अलग से वीडियो में अपन कवर करेंगे। तो ये जितने भी ऐसे वाले सेक्शंस होते हैं ना, इनको एक बार अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आता है और ये पूछ ही लेते हैं कि कौन से अमेंडमेंट के थ्रू आया, और कुछ नहीं तो यही पूछ लेते हैं कि अमेंडमेंट का ईयर बताइए, है ना। तो एक बार इन सबको देख के जाना। अब यहाँ पे ये है कि कंट्रोलर कौन होता है, वो होता है जो कि अपॉइंटेड है अंडर सेक्शन 17 सब क्लॉज 1 ऑफ IT एक्ट 2000। नाउ सेक्शन 74 पब्लिक डॉक्यूमेंट। अब देखते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होते हैं। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड पब्लिक डॉक्यूमेंट। फर्स्ट, डॉक्यूमेंट फॉर्मिंग द एक्ट्स और रिकॉर्ड ऑफ द एक्ट। First, sovereign authority. Second, official bodies and tribunals. Third, public officer, legislative, judicial and executive of any part of India or of the Commonwealth or of a foreign country. तो public document क्या होता है? ऐसा कोई document जो कि कौन बना रहा है, सोवरिन अथॉरिटी बनाती है, या ऑफिशियल बॉडीज ट्रिब्यूनल बना रहा है, या फिर कोई पब्लिक ऑफिसर, या फिर लेजिस्लेटिव, जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव बॉडीज बना रही है, ऑफ एनी पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के किसी भी पार्ट की हो, भले कहीं पर भी हो, और ऑफ द कॉमनवेल्थ और ऑफ ए फॉरेन कंट्री, तो उन सबको क्या बोलेंगे हम, पब्लिक डॉक्यूमेंट बोलेंगे। तो पब्लिक डॉक्यूमेंट कौन कौन बनाता है, सोवरिन अथॉरिटी, ऑफिशियल बॉडीज, ट्रिब्यूनल्स एंड पब्लिक ऑफिसर, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव। ठीक है, अगर ये डॉक्यूमेंट बनाते तो उसको हम क्या बोलेंगे, पब्लिक डॉक्यूमेंट बोलेंगे। सेकेंड पॉइंट, पब्लिक रिकॉर्ड्स कैप्ट इन एनी स्टेट ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट। अगर किसी भी प्राइवेट डॉक्यूमेंट को जो है एज ए पब्लिक रिकॉर्ड रखा जाता है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के अंदर रखा जाता है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, पब्लिक डॉक्यूमेंट बोलेंगे, ऑल्दो वो क्या है, एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है इसका देख लेते हैं। जैसे अपनी एफआईआर हो गई, एफआईआर जो क्या है वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। चार्जशीट हो गई, वो भी एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। कोई कोर्ट जो है डिक्री पास करता है, उसको भी हम पब्लिक डॉक्यूमेंट मानते हैं। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो क्या होते हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट कहलाते हैं। सेकंड जो है पब्लिक रिकॉर्ड्स कैप्ट इन स्टेट। मान लो जैसे अपन रजिस्ट्री करवाते हैं, वो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर वो रजिस्टर होती है। ठीक है, तो रजिस्ट्री कराते हैं तो आपको भी एक ओरिजिनल मिलती है वो रजिस्ट्री, और एक रजिस्ट्री जो होती है ना, वो जो गवर्नमेंट जो रजिस्ट्री ऑफिस होता है ना, वो एक अपने पास रख लेता है, और वो किस में होती है, वो पब्लिक रिकॉर्ड में चली जाती है। तो आप इस इलस्ट्रेशन के थ्रू इसको समझ सकते हो कि ऐसा कोई भी प्राइवेट डॉक्यूमेंट जो पब्लिकली रिकॉर्ड के लिए रखा है, उसको हम क्या बोलेंगे, पब्लिक डॉक्यूमेंट बोलेंगे। नाउ सेक्शन 75, व्हाट इज प्राइवेट डॉक्यूमेंट। ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स आर प्राइवेट। इनके अलावा अगर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइवेट डॉक्यूमेंट बोलेंगे। Now section 76, certified copies of public documents. Every public officer having the custody of a public document which any person has a right to inspect shall give that person on demand a copy of it on payment of legal fee. Therefore, together with a certificate written at the foot of such copy that it is a true copy of such document as the case may be, and such certificate shall be dated and subscribed by such officer with his name and his official title. ठीक है, and shall be sealed whenever such officer is authorized by law to make use of a seal, and such copies so certified shall be called certified copies. तो सेक्शन 76 इतनी सी बात कर रहा है, अगर कोई ऐसा पर्सन है, उसका राइट है कि वो सर्टिफाइड कॉपी ले सकता है और उसको देख सकता है, तो वो क्या करेगा, कंसर्न पब्लिक ऑफिसर के पास जाएगा और जो भी लीगल फीस है वो पे करेगा उसको, और इन रिटर्न जो वो पब्लिक ऑफिसर है वो क्या करेगा, उसको वो सर्टिफाइड कॉपी प्रोवाइड करा देगा। और वो जो सर्टिफाइड कॉपी प्रोवाइड कराता है उस पर लिखा हुआ होता है, उस पर एक सील लगती है कि ये ट्रू कॉपी है। साथ ही में जिस पब्लिक ऑफिसर ने आपको वो दिए उस पर वो साइन करके देगा। अगर उसकी कोई भी और पोस्ट वगैरह पे वो है तो वो सब कुछ भी वो लिखेगा। 76 इतना ही कह रहा है कि अगर आपके पास राइट है कोई सर्टिफाइड कॉपी लेने का तो आप वो सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हो। एक्सप्लेनेशन, एनी ऑफिसर हु बाय द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज ऑथोराइज टू डिलीवर सच कॉपी शैल बी डीम टू हैव द कस्टडी ऑफ सच डॉक्यूमेंट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। अगर कोई भी ऐसा ऑफिसर है जिसके पास ड्यूटी और उसको ये ड्यूटी दे रखी है, उसके पास ये राइट दे रखा है कि वो ऐसी कॉपीज को डिलीवर कर सकता है, तो क्या माना जाएगा, उसको ये माना जाएगा कि इस सेक्शन के अंदर उसके पास उस डॉक्यूमेंट की कस्टडी है। नेक्स्ट सेक्शन 77, प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज। अब कुछ डॉक्यूमेंट का हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, सर्टिफाइड कॉपीज के थ्रू। सच सर्टिफाइड कॉपीज मे बी प्रोड्यूस इन प्रूफ ऑफ द कंटेंट ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट और पार्ट ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट ऑफ विच दे purport to be
कॉपीज, तो कुछ जो सर्टिफाइड कॉपीज है उनको हम एज ए प्रूफ दे सकते हैं फॉर द कंटेंट ऑफ द पब्लिक डॉक्यूमेंट। सेक्शन 77 बस इतना ही कहता है। नाउ सेक्शन 78 प्रूफ ऑफ अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। द फॉलोइंग पब्लिक डॉक्यूमेंट्स मे बी प्रूव्ड एज फॉलोज। तो कैसे कैसे प्रूफ हो सकते हैं इनको वन बाय वन देखते हैं, थोड़ा सा लेंथी सेक्शन है ये। तो अभी हम सेक्शन 77 में एक जनरल रूल पढ़ के आए थे कि पब्लिक डॉक्यूमेंट को कंटेंट को प्रूव करने की बात आए तो हम उनको सर्टिफाइड कॉपीज के थ्रू प्रूव कर सकते हैं। लेकिन जब हम अभी सेक्शन 78 पढ़ेंगे तो उसमें यह है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट के कंटेंट को सर्टिफाइड कॉपीज के अलावा भी प्रूव किया जा सकता है। तो सेक्शन 78 जो है ना वो सेक्शन 77 का एक्सेप्शन है। अब देखते हैं सेक्शन 78 क्या कहता है। फर्स्ट, एक्ट्स, ऑर्डर और नोटिफिकेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव, स्टेट गवर्नमेंट और एनी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसका डिपार्टमेंट या क्राउन रिप्रेजेंटेटिव स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट, अगर उनका कोई एक्ट है, ऑर्डर है, नोटिफिकेशन है तो वो कैसे प्रूव हो सकता है? by the records of the department. Second, certified by the head of those department. Third, by any document purporting to be printed by order of any such government or by the crown representative. ठीक है, तो पहला कैसे हो सकता है, कोई भी रिकॉर्ड ऑफ द डिपार्टमेंट से। सेकंड जो है कोई भी सर्टिफाइड कॉपीज है एचओडी की, उससे हो सकता है। थर्ड जो है कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो है वो उस गवर्नमेंट के ऑर्डर से प्रिंट हुआ है तो उससे हो सकता है। तो तीन वेज में जो है हम एक्ट, ऑर्डर और नोटिफिकेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और इट्स डिपार्टमेंट और क्राउन रिप्रेजेंटेटिव को प्रूव कर सकते हैं। नाउ सेकंड, द प्रोसीडिंग्स ऑफ द लेजिस्लेचर। अब लेजिस्लेचर की प्रोसीडिंग्स को कैसे प्रूव कर सकते हैं? फर्स्ट तो हम जनरल के थ्रू कर सकते हैं, सेकंड हम पब्लिश एक्ट के थ्रू कर सकते हैं, थर्ड हम एब्स्ट्रैक्ट से के थ्रू कर सकते हैं, और फोर्थ जो है कोई भी ऐसी कॉपीज जो कि प्रिंट हुई है बाय द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट के। ठीक है, चार वेज के अंदर जो है हम क्या कर सकते हैं, लेजिस्लेचर की प्रोसीडिंग्स को प्रूव कर सकते हैं। थर्ड आता है प्रोक्लेमेशन, ऑर्डर और रेगुलेशन इशूड बाय हर मजेस्टी, प्रिवी काउंसिल और बाय एनी डिपार्टमेंट और हर मजेस्टीज गवर्नमेंट। ठीक है, तो मजेस्टी और प्रिवी काउंसिल या उसके डिपार्टमेंट का अगर कोई भी प्रोक्लेमेशन है, ऑर्डर या रेगुलेशन है तो उसको कैसे प्रूव करेंगे? बाय कॉपीज के थ्रू। सेकंड जो है एक्सट्रैक्ट्स के थ्रू कर सकते हैं जो कि लंदन गैजेट में दिया हुआ है। और लास्टली क्या है, परपोर्टिंग टू बी प्रिंटेड बाय क्वींस प्रिंटर, या फिर कोई ऐसी डॉक्यूमेंट जो कि क्वीन प्रिंटर से प्रिंट हुआ है तो उसके थ्रू कर सकते हैं। फर्स्ट हम कॉपीज के थ्रू कर सकते हैं, सेकंड कोई भी एक्सट्रैक्ट जो कि लंदन गैजेट में दिया गया है, और जो थर्ड वन इज कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि प्रिंट हुआ है क्वीन प्रिंटर से तो उससे हम उनको प्रूव कर सकते हैं। Now fourth point, the acts of the executive or the proceedings of legislature of a foreign country। ठीक है, तो फॉरेन कंट्री के एग्जीक्यूटिव और प्रोसीडिंग ऑफ लेजिस्लेचर को कैसे प्रूव करेंगे? पहला तो जनरल के थ्रू कर सकते हैं हम उसको प्रूव, सेकंड जो है क्या कर सकते हैं, सर्टिफाइड कॉपी के थ्रू कर सकते हैं, और थर्ड वन जो है कोई भी ऐसा पब्लिकेशन जो कि रिकॉग्नाइज्ड है बाय द सेंट्रल एक्ट। तो तीन वेज में हम इसको प्रूव कर सकते हैं। द फिफ्थ वन, द प्रोसीडिंग्स ऑफ ए म्यूनिसिपल बॉडी इन ए स्टेट। तो म्यूनिसिपल बॉडी की प्रोसीडिंग्स को हम कैसे प्रूव करेंगे? ऐसी कोई भी कॉपी जो कि सर्टिफाइड है और लीगल कीपर ने अपने पास रख रखी है तो, और सेकंड वन कोई ऐसी प्रिंटेड बुक है जो कि पब्लिश बाय द अथॉरिटी ऑफ सच बॉडी हुई है। तो दो वेज में हम जो है स्टेट म्यूनिसिपल बॉडी ऑफ स्टेट की प्रोसीडिंग्स को प्रूव कर सकते हैं। नाउ द सिक्स पॉइंट, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स ऑफ एनी अदर क्लास इन अ फॉरेन कंट्री। ठीक है, by the original or by a certified copy by the legal keeper thereof with a certificate under the seal of a notary public or of Indian consul or diplomat agent that the copy is duly certified by the officer having the legal custody of the original and upon proof of the character of document according to। ठीक है, तो अगर कोई भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है किसी भी क्लास ऑफ फॉरेन कंट्री का तो उसको हम ओरिजिनल से कर सकते हैं या फिर सर्टिफाइड कॉपीज के थ्रू कर सकते हैं, और वो क्या होनी चाहिए, उस पर सील लगनी चाहिए, नोटरी पब्लिक, और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। अगर आपको किसी भी सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी प्रोविजन नहीं समझ में आया, किसी भी सेक्शन में कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, आप मुझे पर्सनली मेल करके भी पूछ सकते हैं। एंड येस, आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।